तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से सेकेंड सेमेस्टर का हिस्ट्री मेजर पेपर 2 हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन हिंदी में विश्व सभ्यता का इतिहास का पहला यूनिट पढ़ाने के लिए आया हूं। पहला यूनिट का एक क्लास हो चुका है, आज आपका दूसरा क्लास है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को अब हम प्रारंभ करें। तो यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार से हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हैं। अगर उनका विषय हिस्ट्री है, हिस्ट्री मेजर पेपर 2 है, अगर माइनर भी है, एमडीसी भी है, तो भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसका नाम है, यानी बुक का नाम हो गया हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, हिंदी में विश्व सभ्यता का इतिहास का पहला यूनिट का यह दूसरा क्लास है। पहला यूनिट जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो बुक हो गया हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, पहला यूनिट का जो सिलेबस है, सिलेबस आपका हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन, हिंदी में प्रारंभिक विश्व सभ्यता का इतिहास। ठीक है, पहला यूनिट में हमें 5 टॉपिक को कवर करना है। पहला जो टॉपिक है सर्वे ऑफ सोर्सेज, यानी स्रोतों का सर्वेक्षण। तो ये जो पहला जो आपका टॉपिक है स्रोतों का सर्वेक्षण, इसमें हमारा एक क्लास हो चुका है, आज दूसरा क्लास है। ठीक है, पिछले क्लास में यानी इस पहले टॉपिक से, स्रोतों का सर्वेक्षण टॉपिक से, ठीक है, आप सभी बच्चों को पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में पूरा तात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो ये जो पूरा तात्विक साक्ष्य है, इसे काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने क्या किया था, मैंने पढ़ा दिया था। इसलिए आज की क्लास में आप सभी बच्चों को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों को मैं समझाऊंगा। मैंने कहा भी था कि अगला जो क्लास होगा वो साहित्यिक स्रोतों का ही होगा। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोतों को समझाने से पहले आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे, ठीक है, सेमेस्टर 2 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हमारा पेड कोर्स चलता है। इस पेड कोर्स में हिस्ट्री विषय पढ़ाया जाता है, चाहे आपका हिस्ट्री मेजर पेपर हो, माइनर हो या एमडीसी हो, उसके लिए मात्र, ठीक है, 500 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 500 रुपये किसके लिए है? एमजेसी और एमडीसी के लिए। 300 रुपये उन्हें लगेगा जिनका एमआईसी है, यानी जिनका माइनर पेपर है। ठीक है, सारा पढ़ाई हमारे ऐप पे होगा, यूनिट वाइज होगा, नोट्स दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, ए से लेकर के जेड तक तैयारी कराया जाएगा। सारा पढ़ाई हमारे ऐप पे होगा। जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे ऐप का नाम, जो चैनल का नाम है आर्ट सेंटर रोसड़ा, गूगल प्ले स्टोर पे जा करके सर्च करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत प्यारे बच्चों? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे, कितनी सभ्यताओं का? तो 3 सभ्यताओं का। पहला मिस्र की सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, और तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है चीन की सभ्यता। ये जो तीनों सभ्यता है, इन तीनों सभ्यता के स्रोतों को हमें क्या करना है? देखना है। कौन सा स्रोत? पूरा तात्विक तो हम तो बता चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, चलिए, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया? हमारा पॉइंट हो गया विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे? मिस्र की सभ्यता का साहित्यिक स्रोत देखेंगे। सबसे पहले किसका देखना है? मिस्र की सभ्यता का साहित्यिक स्रोत। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, जिसे अंग्रेजी में इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित थी। प्यारे बच्चों, आपने सिकंदर का तो नाम तो सुना ही होगा।
ठीक है। तो सिकंदर ने क्या किया था, सिकंदर ने ये जो नील नदी है इनके स्रोतों को पता करवाने के लिए एक मंडल का नियुक्त किया था। उस मंडल में अनेक प्रकार के विद्वान थे, इतिहासकार थे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो हमें इसी को बारीकी से देख लेना है। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के आसपास हुआ था, ये आप सभी बच्चों को भी पता है। जो मिस्र की सभ्यता है उसका विकास नील नदी के आसपास हुआ था, ठीक है। सिकंदर ने इस नदी के, ठीक है, सिकंदर ने इस नील नदी के स्रोतों को ज्ञात करने हेतु योग्य वैज्ञानिकों का एक मंडल नियुक्त किया था, और इन्हीं वैज्ञानिक का काम था कि नील नदी का जो स्रोत है इस स्रोत को ज्ञात करना। क्योंकि आप जानते हैं नील नदी दुनिया का सबसे लंबा नदी है, ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा नदी है नील। तो इस नदी का स्रोत क्या है इसी को, ठीक है, जानने हेतु सिकंदर ने क्या किया, उनका जो योग्य वैज्ञानिक था उसका एक मंडल को नियुक्त किया, ठीक है। अब समय के साथ क्या होता है, समय के साथ मिस्र की कुंजी कहे जाने वाली पेलेसियम बंदरगाह से उसने आसपास के क्षेत्र विजित किया, यानी जीत लिया। सिकंदर ने समय के साथ क्या किया, यानी सिकंदर ने समय के साथ जो मिस्र का जो कुंजी था पेलेसियम, इसे सिकंदर जीत लिया, ठीक है। उसके बाद रोडर्स के प्रख्यात वास्तुकार डेनोक्रेटीज के पर्यवेक्षण में उसने सर्वश्रेष्ठ नगर सिकंदरिया बसाया। यानी कौन सा नगर बसाया, सिकंदरिया, सिकंदर के नाम पे सिकंदरिया नगर को बसाया गया, ठीक है। इस तरह मिस्र की सभ्यता संबंधित कई साक्ष्य प्रकाश में आए। इससे क्या होने लगा, समय के साथ जो मिस्र का जो सभ्यता था उनका कई साक्ष्य देखने को मिला, ठीक है, यानी कई अवशेष देखने को मिला। सिकंदर को इतिहास में रुचि था, उसके साथ कई इतिहासकार रहते थे। जाहिर सी बात है, सिकंदर को जब इतिहास में रुचि था तो उनके साथ कौन रहते थे, तो कई सारे इतिहासकार आपको रहते थे। कौन कौन रहते थे, तो कर्टिसियस, प्लूटार्क, एरियन, डियोडोरस एवं पॉलीबियस की रचनाओं में मिस्र एवं हेलेनिस्टिक सभ्यता से संबंधित कई जानकारी मिलती है, ठीक है। मिस्र के उत्खनन में हेलेनिस्टिक काल के कई यूनानी लेख मिलते हैं, यानी इनके काल में क्या होता है, कई सारा यूनानी लेख मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉलीबियस को इतिहासकारों का भी इतिहासकार कहा जाता है। जो पॉलीबियस हैं प्यारे बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, इतिहासकारों के भी इतिहासकार, ठीक है। उसके ग्रंथ हिस्ट्रीज, यानी हिस्ट्रीज किसका ग्रंथ है, ठीक है, हिस्ट्रीज पॉलीबियस का ग्रंथ है। तो हिस्ट्रीज में तत्युगीन, तत्युगीन मतलब उस समय का, ठीक है, उस समय के सभ्यताओं की महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के 40 भाग थे, यानी ये जो हिस्ट्रीज है इस ग्रंथ के कितने भाग थे, 40 भाग थे, मगर मात्र 5 भाग ही उपलब्ध हो सके हैं। अभी तक कितने भाग उपलब्ध हो सके हैं, तो मात्र 5 भाग, ठीक है। डियोडोरस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल लिबर्टी, ये ग्रंथ का नाम है, हिस्टोरिकल लिबर्टी में अपने पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब अपने से पहले के इतिहासकार, ठीक है, अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों की सूची दी। हाइरोनियम, फिलाकर्स, पोसिडोनियस एवं निकोलस आदि इतिहासकारों के ग्रंथ भी तत्युगीन इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी ये जो इतिहासकार हैं, इन सभी इतिहासकारों के जो ग्रंथ है वे ग्रंथ उस समय के, ठीक है, बारे में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जो कि एक प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। बेबीलोन तथा मिस्र के
बेरेबोस तथा मनेथे नामक पुरोहितों ने भी अपने देश का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया। पुरोहित का मतलब जो आपको पूजा पाठ करवाते थे उसे ही पुरोहित कहा जाता है। ठीक है, तो बेबीलोन यानी मेसोपोटामिया के अंदर आता है बेबीलोनिया की सभ्यता। तो बेबीलोन और मिस्र के जो बेरोसस होते थे, ठीक है, उनके जो पुरोहित होते थे और उनके पुरोहितों के ऐतिहासिक विवरण से भी हमें कई प्रकार की जानकारी देखने को मिलता है। टॉलमी प्रथम के संरक्षण में, कौन प्यारे बच्चों, टॉलमी प्रथम के संरक्षण में हेकाटोस ने मिस्र का इतिहास लिखा था। यानी मिस्र का इतिहास कौन लिखा था? तो मिस्र का इतिहास टॉलमी प्रथम ने हेकाटोस के संरक्षण में आपको लिखा था। ठीक है, इस प्रकार यही वह समय था जब इतिहासकारों ने विभिन्न देशों एवं सभ्यताओं का इतिहास लिखा। यानी यही वो समय था जिसके अंतर्गत एक तो मिस्र की सभ्यता के बारे में लेख लिखा गया, इसके अतिरिक्त और भी सभ्यता के बारे में लेख लिखा गया था, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, उसने बेबीलोनिया की सभ्यता जो कि मेसोपोटामिया के ही अंतर्गत आता है। देखो, बेबीलोनिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, ठीक है, और सुमेरिया की, ये सुमेर सभ्यता, ये तीनों सभ्यता मिला करके होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो उनसे बेबीलोनिया एवं मिस्र की सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस काल के यात्रियों ने अपने यात्रा विवरण भी लिखे जो उस समय के सभ्यताओं पर प्रकाश डालते, जो कि उस समय का जो सभ्यता था उस पर क्या डालता है प्यारे बच्चों? तो प्रकाश डालता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। महान भूगोलवेता, ठीक है, महान भूगोलवेता टॉलमी मिस्र का निवासी था। टॉलमी कहाँ का निवासी था? तो प्यारे बच्चों मिस्र का निवासी था। उसके ग्रंथ भी मिस्र की सभ्यता को जानने के उपयोगी है। यानी टॉलमी का जो ग्रंथ है, अगर टॉलमी के ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो भी मिस्र के सभ्यता को जानने का एक स्रोत माना जाता है। कहीं ना कहीं उनके ग्रंथों में मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे मिस्र सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक, इस प्रकार से। ठीक है, आधुनिक इतिहासकारों में, अगर हम आधुनिक इतिहासकार की बात करें तो आधुनिक इतिहासकारों में जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड, ठीक है, जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड ने अपनी कृति कॉन्वेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, कॉन्वेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन में, यानी इस किताब में मिस्र की सभ्यताओं पर प्रकाश डाला है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता पर प्रकाश डाला, यानी मिस्र की सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उनके बारे में विशेष रूप से बतलाया गया है। ठीक है, चलिए, वह बताते हैं कि प्राचीन मानव को नील नदी की घाटी चौड़ी होने के कारण पशुओं को पकड़ना, आखेट करना, आखेट का मतलब शिकार करना, अपेक्षाकृत सरल था। काफी ज्यादा क्या होता था प्यारे बच्चों? तो सरल था। ठीक है, इसके बाद अन्य इतिहासकार की नाम हम बोलेंगे तो जेबी पिचाई। तो जेबी पिचाई ये भी क्या है? इतिहासकार है। तो जेबी पिचाई ने अपनी कृति, यानी जेबी पिचाई का अपना ग्रंथ है, लेख है, उन्होंने लिखा, जेबी पिचाई ने एक किताब लिखा। ठीक है, कृति मतलब किताब लिखा। उस किताब का नाम है एनसेंट नियन ईस्टर्न टेस्टम रिलेटिंग टू दी ओल्ड टेस्टामेंट। यानी ये जो किताब है इसमें भी मिस्र की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। इस किताब में भी मिस्र की सभ्यता पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। साथ ही यह कृति नक्षत्रों की स्थिति के बारे में अध्ययन प्रस्तुत करती है। साथ ही यह जो कृति है इसमें यह देखा गया जो मिस्र सभ्यता का जो नक्षत्र था उनके भी बारे में व्यापक रूप से बताया गया है। ठीक है, चलिए, इतिहास के जनक, इतिहास के जनक कौन प्यारे बच्चों? आप सभी कोई जानते होंगे। इतिहास के जनक हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के जनक हेरोडोटस की कृतियों में भी मिस्र की सभ्यताओं का वर्णन है, यानी मिस्र का जो सभ्यता है उसका वर्णन है। ठीक है, सबाटिनो मेस्काटी की कृति, यानी ये भी इतिहासकार है, सबाटिनो मेस्काटी की कृति द फेस ऑफ द एंशिएंट
ओरिएंट, यानी इस किताब में भी, पूरा किताबे का नाम है द फेस ऑफ द एंशियंट ओरिएंट, में भी मिस्र की सभ्यता पर व्याप्त प्रकाश पड़ता है। यानी इस किताब को भी जब आप पढ़िएगा ना तो मिस्र की सभ्यता के बारे में आपको पता चलेगा। मिस्र की सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसे पतन हुआ, ऐसे लेकर के जड़ तक, ठीक है। इसी प्रकार सीरियल मॉल ट्रेड की कीर्ति, यानी सीरियल मॉल ट्रेड का जो किताब है द इजिप्टियंस, ठीक है, द इजिप्टियंस में भी मिस्र सभ्यता की जानकारी की महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं साहित्यिक स्रोतों में मिस्र सभ्यता का कितना स्रोत हो, मिस्र सभ्यता का कितना स्रोत हो जाता है, ढेरी स्रोत हो जाता है। तो इन्हीं में से आप 5-6 को किताब का नाम आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कि इस किताब से मिस्र सभ्यता का जानकारी मिलता है, इससे मिलता है, इससे मिलता है। यही तो आपका साहित्यिक स्रोत आपका हो गया ना। तो जो भी पीला पीला कलर में है यह सारा का सारा किताब का नाम है, ठीक है। इन सभी किताबों से हमें मिस्र सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है। जब किताबों से मिलेगा तो वो सारा का सारा जानकारी कौन सा जानकारी कहलाएगा, साहित्यिक स्रोत आपको कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझने में अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता का साहित्यिक स्रोत। अभी जो हमने देखा, किसका देखा, अभी जो हमने देखा मिस्र की सभ्यता का साहित्यिक स्रोत देखा, लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता का साहित्यिक स्रोत देखेंगे, ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता की तरह इतिहासकारों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता यानी सुमेर, बेबीलोनिया एवं असीरिया की सभ्यता पर भी व्यापक लेखन किया गया है। चूंकि सुमेर, बेबीलोनिया, असीरिया इस तीनों सभ्यताओं के ही सम्मिलित भाग को हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता की तरह इतिहासकारों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता पर भी पर्याप्त लेखन किया है, यानी इस पर भी ढेर सारा उन्होंने लेख लिखा है। अब कौन कौन सा लेख लिखा है तो हम लोग देखेंगे। तो एस.एन. क्रोमर, ठीक है, एस.एन. क्रोमर की पुस्तक, यानी एस.एन. क्रोमर कौन है, एक इतिहासकार है। एस.एन. क्रोमर की एक पुस्तक द सुमेरियन देयर हिस्ट्री, कल्चर एंड कॉर्केक्टर, यानी इस किताब में सुमेरियन सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करती है। क्या करती है तो सुमेरियन सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करती है। वे बताते हैं कि सुमेर सभ्यता की आधारशिला परिवार थी। सुमेर सभ्यता का आधारशिला क्या था प्यारे बच्चों, तो परिवार था, जिसकी सदस्यता प्रेम, आदर एवं कर्तव्य निष्ठा पर आधारित थी। माता पिता बच्चों को प्यार करते थे, माता पिता बच्चों को क्या किया करते थे, प्यार किया करते थे। स्त्रियों को काफी अधिकार प्राप्त था, जो स्त्री होते थे उसे काफी ज्यादा अधिकार प्राप्त होता था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड इतिहासकार है। इसी प्रकार जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड की कृति कॉन्वेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ये किताब का नाम है, कॉन्वेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन में भी सुमेर सभ्यता का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है तो सुमेर सभ्यता का वर्णन मिलता है। राजा किस प्रकार आक्रमणकारी का सामना करता था, इसका विस्तार से वर्णन उन्होंने दिया। इसका उन्होंने किस प्रकार वर्णन दिया तो विस्तार से वर्णन दिया। तो राजा किस प्रकार आक्रमणकारी था, इसका विस्तार जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलता है तो कॉन्वेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है, जिनके रचनाकार जेम्स हेनरी थे। कौन थे, जेम्स हेनरी। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस किताब के रचनाकार कौन, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो जितने भी किताब है ना उनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, इस किताब को रचयिता कौन कौन है, चूंकि आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एच फ्रैंकफर्ट की पुस्तक, एच फ्रैंकफर्ट ये भी इतिहासकार। तो एच फ्रैंकफर्ट की पुस्तक द आर्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द एंशिएंट ओरिएंट,
यानी इस किताब में भी प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी प्रमुखता से मिलती है। उन्होंने अपनी कृति में सुमेर समाज में नव वर्ष की दावत के एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। यानी नव वर्ष में किस प्रकार से दावत को प्रस्तुत किया गया, किस प्रकार दावत होता था, खान पान होता था, ए से लेकर के जब तक किस किताब में देखने को मिलेगा, तो इस किताब में देखने को मिलेगा जिसका नाम है द आर्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द एंशिएंट ओरिएंट, इस किताब में। ठीक है प्यारे बच्चों, जिनके रचनाकार एच फ्रैंकफर्ट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप सभी बच्चों को नाम याद रखने में भी कठिनाई होगा, मुझे पता है, क्योंकि इतना लंबा लंबा नाम याद है। आगे हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार गॉर्डनर चाइल्ड, ठीक है, इसी प्रकार गॉर्डनर चाइल्ड की पुस्तक न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एंशिएंट ईस्ट में भी विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें भी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगा अगर आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, इस दृष्टि से जे.एम. मुन रॉकिंस, इस दृष्टि से जे.एम. मुन रॉकिंस की कृति डिप्लोमेसी इन, ठीक है, डिप्लोमेसी इन वेस्टर्न एशिया इन द अर्ली सेकेंड, ठीक है, मिलेनियम बीसी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भी किताब काफी ज्यादा क्या हो जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता को जानने के लिए भी कई साहित्यिक स्रोत हैं। उन किताबों को जब हम पढ़ेंगे तो मेसोपोटामिया के बारे में हम लोग भली भांति जान पाएंगे। तो मैंने कितना किताब का नाम लिया, इन सभी किताबों से किनका जानकारी मिलता है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे चीन की सभ्यता के बारे में, यानी चीन की सभ्यता का साहित्यिक स्रोत क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसे अंग्रेजी में हम लोग चाइनीज सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए चीन की सभ्यता के बारे में जानने के लिए चीनी साहित्य उपलब्ध है। यानी चीन की सभ्यता के बारे में जानने के लिए ढेर सारा चीनी साहित्य हमें उपलब्ध है। ठीक है प्यारे बच्चों, चीनी सभ्यता में इतिहास लेखन पर प्रारंभ से ही जोर दिया गया। चीनी सभ्यता में इतिहास लेखन पर शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। इसलिए देखिएगा पूरे दुनिया में सबसे पहले कागज़ का निर्माण भी चीन में ही हुआ था। ठीक है, चीन में ही सबसे पहले कागज़ बना था, कागज़ पे लिखा गया था, और ये जो लिखावट जो होता था चित्रों के माध्यम से होता था, इसलिए इनके लिखावट को भाव चित्रात्मक भी कहा गया। इसलिए चीनियों को देखिएगा चित्र बनाने में काफ़ी ज़्यादा रुचि हुआ करता था। समय के साथ इन्होंने जो पेड़ का जो गोंद होता है, ठीक है, उसमें बांस का कुच्ची मिला करके उन्होंने इसे लिखने का यानी ब्रश बनाने का काम किया, उनसे ये लोग लिखा करते थे। इस प्रकार से कागज़ का विकास हुआ, ये स्याही का विकास हुआ, इससे लेखन का विकास हुआ, और इसी क्रम में कई सारे लेखन यानी साहित्य को, ग्रंथों को लिखा गया। ठीक है, तो चीनी की लिपि मिस्र की लिपि की भांति चित्र लिपि के रूप में प्रारंभ हुई। किस लिपि के रूप में प्रारंभ हुई, तो प्यारे बच्चों चित्र लिपि के रूप में, यानी चित्रों के माध्यम से लिखा जाता था। चीन में कांस्य युग के समय, किस युग के समय, कांस्य युग के समय से ही इस लिपि का उपयोग हो रहा था। चूंकि देखिए लोह युग से भी पहले कौन आया था, कांस्य युग। चूंकि कांस्य युग में लोहा का ज्ञान नहीं था, कांसा का था, और कांसा कैसे बनता था, तांबा और टीना को पिघला करके दोनों को मिला करके कांसा बनता था। ठीक है, चलिए इस लिपि को व्यवस्थित रूप सम्राट फू ही द्वारा दिया गया। ये जो चित्रात्मक लिपि था, इसको व्यवस्थित रूप से कौन रूप दिया, सम्राट फू ही ने दिया। कौन दिया, फू ही ने। जैसे देखो हम लोग लिखते हैं ना ओ को आ, तो इसको व्यवस्थित रूप कैसा है, ओ आ ई को खो गो घो, व्यवस्थित रूप है। इसी प्रकार चीनी लिपि को व्यवस्थित रूप कौन दिया था, तो व्यवस्थित रूप सम्राट फू ही द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कांसे की नुकीली लेखनी से यह लोग हड्डी के टुकड़ों पर, लकड़ी के तख्तों पर, पाषाण पर एवं मिट्टी की तख्तियों पर लेख उत्कीर्ण करते थे। ये लोग कहाँ कहाँ लिखते थे, तो लकड़ी का कुछ इस प्रकार का तख्ती था, उस पर लिखते थे, मिट्टी के तख्ती पर लिखते थे। ठीक है, इस प्रकार इन पे वो क्या करते थे,
कांसे की नुकीली लेखनी से हड्डियों के टुकड़े पर लिखते थे, लकड़ी के टुकड़ों पर लिखते थे और मिट्टी के तख्तियों पर आप लोग लिखा करते थे। ठीक है। कालांतर में, कालांतर का मतलब हो जाता है समय चक्र में, कालांतर में उन्होंने बांस एवं एक प्रकार की घास को सड़ाकर कागज का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? कागज का। लेकिन कागज के आविष्कार से पहले ये लोग किस पर लिखा करते थे? तो मट्टी के, जो यानी जो मिट्टी होता था उसके तख्ती पे। जैसे ये देखो गीली मिट्टी है, इस पर खुरेद करके लिख दिया गया, जब ये सूख जाता था तो ये छप जाता था। इसी प्रकार हड्डी के टुकड़ा पर जो कांसा का नुकीला होता था खुदेड़ करके लिखा जाता था। लकड़ी का जो तख्ता होता था उस पर कांटा सा खुदेड़ करके लिखता था। जैसे नहीं देखते कोई पार्क होता है, पेड़ होता है और प्रेमी जो होता है पेड़ पर खुदेड़ करके दिल बना देता है, दीवार पर दिल बना देता है खुदेड़ करके, देखे हैं कि नहीं देखे? तो उसी प्रकार से यह नुकीली चीज से हड्डियों के टुकड़ों पर, पेड़ों के तख्तों पर, मिट्टी के अब तख्ती पर ये लोग लिखा करते। लेकिन समय के साथ किसका खोज हो गया? कागज का खोज हुआ। तो कागज का खोज कैसे हुआ? तो कालांतर में यानी समय चक्र में उन्होंने बांस एवं एक प्रकार की घास को सड़ाकर कागज का सबसे पहले आविष्कार किया। इस पर बांस की कूची बनाकर लिखते थे। इस पर कैसे ये लोग लिखते थे? तो बांस की कूची बना करके लिखते थे। कागज में एक प्रकार के पेड़ की गोंद मिलाकर सही ये स्याही तैयार की जाती थी। ठीक है। यानी कागज में एक प्रकार के पेड़ की गोंद को मिला करके स्याही को तैयार किया जाता था और इसी स्याही से कागज पर लिखा जाता था। ठीक है। इस प्रकार लेखन कला का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं लेखन कला का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? तो चीन में हुआ। ठीक है। आज भी चीन की काली स्याही सर्वोत्तम मानी जाती है। आज भी जो चीन का जो काला स्याही है काफी अच्छा माना जाता है। चीनी साहित्यिक का सृजन चीनियों अक्षर में हुआ। चीनी साहित्य का ये सृजन चीनी अक्षरों में ही हुआ, जिसे वैन ली कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वैन ली। ठीक है। चीन में प्रारंभ से ही निरंतर दरबारी इतिहासकारों द्वारा इतिहास लेखन की अनवरत परंपरा रही। चीनी इतिहास लेखन की अवधारणा में सामाजिक नियमों का पालन मनुष्य का परम कर्तव्य माना जाता था। इसलिए देखिएगा चीनियों ने बढ़ चढ़ के इतिहास लेखन में भाग लिया। ठीक है। चलिए चीनी सभ्यता के स्रोतों के रूप में 5 उत्कृष्ट ग्रंथों का विशेष महत्व है। जो 5 उत्कृष्ट ग्रंथ है इसका महत्व काफी ज्यादा हो जाता है। यह 5 उत्कृष्ट ग्रंथ वस्तुतः चीन के अतीतकालिक समाज के प्राचीन अनुभवों के दृष्टिकांतों का संलग्न है। इन 5 उत्कृष्ट ग्रंथों ने चीनियों के जीवन को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाई। चीनियों के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ परलेखों का ग्रंथ, कौन सा? तो परलेखों का ग्रंथ अथवा इतिहास का ग्रंथ में मूलतः प्राचीन शासकों के भाषण यानी इन ग्रंथों में क्या होता था? प्राचीन शासकों का भाषण, आज्ञाएं एवं उपदेश ये संलिखित हैं। ठीक है। इसी प्रकार एक अन्य ग्रंथ बसंत एवं शरद इतिवृत्त है। इसमें उपदेशों के स्थान पर तथ्यों के संग्रह को प्रधानता दी गई है। किसको? यानी इस ग्रंथ में उपदेशों के आधार पे तथ्यों को प्रधानता दी गई। तथ्य क्या होता है? जैसे देखो रावण, ठीक है, भारत आया, सीता माँ को हरण करके लेकर के चल गया, बात सही है। ठीक है। अब कैसे लेकर के गया? एक कहता है कि रावण जो है पुष्पक विमान से उड़ करके आया, माँ को हरण करके और पुष्पक विमान से लेकर के चला गया। अब इस पर तथ्य अगर हम निकाले तो यह निकालता है उस समय तो पेट्रोल डीजल का खोज नहीं हुआ, मशीनों का खोज नहीं हुआ, तो बिना पेट्रोल डीजल के पुष्पक विमान हवा में कैसे उड़ करके गया था। इस तथ्य पर अगर हम जाएंगे तो यह सिद्ध होता है कि भगवान रावण उड़ करके नहीं आया था। हाँ,
भारत आया था, यह सत्य है, ठीक है, लेकिन उड़ करके आया था, यह असत्य है, क्योंकि यह तथ्य कह रहा है। तो तथ्यों पर काफी ज्यादा जोर आपको दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार चीनी इतिहास लेखन में तथ्यों की प्रधानता बढ़ी। यह जो तथ्य है इस पर ज्यादा काफी ज्यादा क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों प्रधानता बढ़ गया, ठीक है। प्राचीन काल में सुमा चियेन, ठीक है, सुमा चियेन चीन का एक प्रमुख इतिहासकार था। उसने इतिहासकारों को प्राचीन शासकों के नैतिक गुरु के रूप में देखा। बसंत तथा शरद इतिवृत्त में 772 ईसा पूर्व से 481 ईसा पूर्व तक का वर्णन मिलता है। इस प्रकार यह प्राचीन चीनी सभ्यता की जानकारी एक प्रमुख साहित्यिक साक्ष्य माना जाता है। यानी जो साहित्यिक स्रोत है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपको माना जाता है। कौन? तो बसंत और शरद, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसकी प्रमुख विषय वस्तु में राज्य के आंतरिक एवं बाह्य मामलों यानी बाहरी मामलों, सामंती युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं यथा ग्रहण, बाढ़ एवं भूकंप आदि का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में भूकंप, बाढ़, बाहरी आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं, इनके बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलता है, ठीक है। सुमा चियेन की कीर्ति सिहची, ठीक है, सुमा चियेन की कीर्ति जो कि इतिहासकार थे चीनी, उनका कीर्ति है सिहची 130 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्याय में विभक्त है? 130। इसमें हमें 2000 वर्षों का चीनी इतिहास मिलता है। इसको जब हम पढ़ते हैं ना तो 2000 वर्षों का इतिहास दिखाई पड़ता है, 2000 पुराना, इन साहित्यिक स्रोतों में, ठीक है, इन ग्रंथों में। उसके 150 वर्ष के बाद यानी जब ये ग्रंथ का रचना हुआ, इसके रचना के करीबन 150 वर्ष के बाद चीन के एक अन्य प्रमुख इतिहासकार पानकू ने पूर्ववर्ती वहांग वंश का इतिहास वहांगसू लिखा। क्या लिखा? वहांगसू। तो वहांगसू ग्रंथ लिखा गया किस वंश के आधार पे? तो वहांग वंश के आधार पे। कौन लिखा? तो पानकू ने लिखा। उससे भी हमें चीनी सभ्यता की जानकारी मिलती है। और ये जो हान सुंग ग्रंथ है, इनको जब हम पढ़ते हैं तो इससे भी हमें चीनी सभ्यता का क्या मिलता है? तो प्यारे बच्चों जानकारी मिलता है, ठीक है। कालांतर में यानी समय चक्र में सिहची एवं वहांगसू का उपयोग कर, यानी इन दोनों ग्रंथों का उपयोग कर एवं इनकी जानकारी की परिकृष्ट कर, यानी इन्हीं जानकारी के आधार पे इतिहासकार सु मा कुआंग ने त्यू चिहतुगढ़ चियेन नामक महत्वपूर्ण कृति लिखी। यानी ये किताब लिखा गया, ये जो किताब लिखा गया सिह ची और सियांग सू के ही आधार पर लिखा गया, ठीक है। इस प्रकार चीन में इतिहास लेखन की परंपरा व्यापक रूप से आरंभ हो गई, यानी बड़े स्तर पे आरंभ हो गई, ठीक है। जे गुलर ऑफ दर्शन की पुस्तक स्टडीज इन हिस्टोरीज चाइना में चीनी सभ्यता पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। यानी ये जो किताब है स्टडीज इन प्री हिस्टोरीज चाइना, इस किताब में चीनी सभ्यता पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया। यह किताब 1934 ईस्वी में लिखा गया। किसके द्वारा? जे गुलर के द्वारा आपको लिखा गया, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीनी सभ्यता की जानकारी के लिए प्रचुर मात्रा में, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि चीनी सभ्यता की भी जानकारी के लिए ढेर सारा साहित्यिक स्रोत है। तो यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखो, आपके एग्जाम में 2 प्रकार का प्रश्न आएगा, एक लघु आएगा, एक दीर्घ आएगा। लघु में कैसे आएगा? लघु में पूछेगा चीनी सभ्यता के साहित्यिक स्रोत लिखें, तो ये पूरा लिख देना। मेसोपोटामिया के साहित्यिक स्रोत लिखे तो वो लिख देना, ठीक है। मिस्र की सभ्यता का साहित्यिक स्रोत लिखे तो वो लिख देना। तो यहां पर 3 लघु बना, चीनी सभ्यता का, ठीक है, साहित्यिक स्रोत,
मेसोपोटामिया का साहित्यिक स्रोत और मिस्र की सभ्यता का साहित्यिक स्रोत, तीनों का साहित्यिक स्रोत आपका हो गया। पूरा तात्विक तो हम पहले ही हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका लघु बन गया। ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा, जैसे ये सब जो किताब है, जितना भी किताब है, इनके रचनाकार कौन है, वो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा पहला टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक प्यारे बच्चों कवर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। जो पहला यूनिट का पहला टॉपिक है, आज हमने पहले टॉपिक को खत्म कर दिया। यानी प्रारंभिक विश्व सभ्यता का इतिहास जो यूनिट 1 है, इसका पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन का सर्वे और सोर्सेज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चों को मैं मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगा। और प्रश्न उत्तर मैं कब कराऊंगा, जब मैं पांचों टॉपिक को पढ़ा दूंगा, ठीक है। 5 टॉपिक को जब हम पढ़ा दूंगा, एक टॉपिक तो हमारा कवर हो गया है, 4 और टॉपिक को जब हम पढ़ा देंगे तो यूनिट 1 का सम्मिलित रूप से एक बार दीर्घ प्रश्न उत्तर करा देंगे, एक बार लघु करा देंगे और एक बार आपका वस्तुनिष्ठ करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का समझने में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपये लगेगा। 500 रुपये में पूरा हिस्ट्री का तैयारी कराया जाएगा। जुड़ने के लिए आप हमें कॉल करिए, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।